अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू जमील एकेडमी। आज का हमारा टॉपिक है अकाउंटिंग फॉर पेरोल। अकाउंटिंग फॉर पेरोल जो बेसिकली एम्प्लॉइज को हम मंथली या वीकली या डेली बेसिस पे जो वेजेस और सैलरीज देते हैं उसकी अकाउंटिंग किस तरीके से रिकॉर्ड होती है। आज के हम लेक्चर में इस एम्प्लॉइज से रिलेटेड जो पेमेंट होती है, जो हमारे पास ट्रायल बैलेंस के अंदर सैलरीज एंड वेजेस एक्सपेंसेस के नाम से एक्सपेंस होता है, उसको उस एक्सपेंस की कैलकुलेशन किस बेसिस पे होती है, आज हमारा वो ये टॉपिक है। सो लेट्स मूव। बेसिकली पेरोल जो है वो सिंगल फाइनेंस का फंक्शन नहीं है। पेरोल के अंदर, पेरोल प्रोसेस के अंदर ह्यूमन रिसोर्सेज या जिसको एचआर डिपार्टमेंट कहते हैं, एचआर डिपार्टमेंट और फाइनेंस डिपार्टमेंट दोनों का ज्वाइंटली एक्टिविटीज होती हैं। क्या एक्टिविटीज होती हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, एम्प्लाइज की एक कंपनी की हर कंपनी के हर डिपार्टमेंट वाइज एक मास्टर पेरोल फाइल होती है एचआर डिपार्टमेंट के पास। जो एचआर डिपार्टमेंट आपके पास एम्प्लाइज की नंबर ऑफ एम्प्लाइज कितने, किस डेजिग्नेशन पर है, कितनी उसकी बेसिक सैलरी है, कितनी उसकी सैलरीज है, कितने उस पर एडिशनल बेनिफिट्स देते हैं, कितना उस पर टैक्स डिडक्ट होता है, वो सब चीज़ें एक मास्टर फाइल के ऊपर कैलकुलेशन होती है। कौन सा एम्प्लॉय कब ज्वाइन हो रहा है, मिड ऑफ वीक ज्वाइन हो रहा है, एंड ऑफ मंथ ज्वाइन हो रहा है, बोनस की कैलकुलेशन किस हिसाब से होती है, वो सब मास्टर पेरोल फाइल के अंदर होते हैं। सेकंड नंबर फंक्शन होता है इसके अंदर कि उस पर टैक्स रेट कितना है। जो इनकम टैक्स विद होल्डिंग होती है, सैलरी से जो डिडक्शन होती है, वो किस परसेंटेज पे डिडक्शन होती है, किस स्लेब के अंदर वो उसकी सैलरीज जो है वो फॉल कर रही है। थर्ड नंबर चीज़ है उसकी डिडक्शन, एम्प्लॉइज की और डिडक्शन कितनी है। अक्सर एम्प्लॉइज कोई एडवांस ले लेते हैं, कोई मेडिकल बेनिफिट ले लेते हैं, कोई एडवांस सैलरीज ले लेते हैं, कोई लोन ले लेते हैं, या कोई व्हीकल कंपनी के नाम पे अपने डिडक्शन के बेसिस पे कोई व्हीकल वगैरह, गाड़ी वगैरह ले लेते हैं, या कोई ट्रांसपोर्टेशन, या अक्सर कंपनीज के अंदर लंच या एंटरटेनमेंट की कोई डिडक्शन होती है। ये सब डिडक्शन की कैलकुलेशन भी एचआर करता है। ये दोनों फंक्शन एचआर फाइनल करके थर्ड नंबर एचआर वाला क्या करते हैं, एम्प्लॉइज की अटेंडेंस को वेरीफाई करते हैं। अटेंडेंस फाइल को वेरीफाई करते हुए, बेस बनाते हुए कंफर्म करते हैं कि कौन सा एम्प्लॉय कितने दिन ऑफ किया है, कितने दिन लेट आया, उसकी लेट की डिडक्शन कितनी है, ऑफ की डिडक्शन कितनी है, कितना एनी अगर ओवर टाइम है तो कितना ओवर टाइम है। वो सब चीजें अटेंडेंस के बेस पे, ये तीनों फंक्शन फाइनेंस को एचआर की तरफ से आता है। इसमें सिर्फ टैक्स की डिडक्शन जो है वो फाइनेंस वाले वेरीफाई करते हैं। फोर्थ नंबर फंक्शन फाइनेंस वाले क्या करते हैं, इनकी पूरे तीनों डिटेल, सैलरीज कितनी है, कितनी डिडक्शन है, उसमें कितनी अटेंडेंस है, कितनी सैलरी एक्चुअल बनेगी, कितना टैक्स कटेगा, कितनी और एडवांसेस के बदले डिडक्शन कटेगी, और कितने फंड्स वगैरह डिडक्शन होंगे। वो सब डिडक्शन के बाद फाइनेंस वाले ये एक शीट पेरोल की शीट बनाते हैं जिसके अंदर कंप्लीट डिटेल होती है कि आपके पास नंबर ऑफ एम्प्लॉइज कितने और एम्प्लॉइज की कितनी सैलरीज है। सैलरीज बनाने के बाद वो सैलरीज एम्प्लॉइज को पे भी करते हैं, डिसबर्स करते हैं पेरोल। अब पेरोल डिसबर्स करने का मकसद कि एम्प्लॉइज को सैलरीज आपने ट्रांसफर कर दी, चेक दिया या उनके अकाउंट में डायरेक्ट डिपॉजिट की, कैश दिया, ये बेसिक पेरोल के बेसिक फंक्शन है। अब एक और बेसिक एक और चीज बेसिक इसके साथ होता है कि सैलरीज की टर्म्स एंड कंडीशंस यूज होती हैं, डेफिनेशंस। ग्रास पे क्या है? ग्रास पे इज द फुल अमाउंट दैट एन एम्प्लॉय अर्न्स। जो एक एम्प्लॉय जितना अमाउंट कमाता है, जो उसकी सैलरी है एक्चुअल, वो सैलरी उसको कहते हैं ग्रास पे। उसके अलावा डिडक्शंस, डिडक्शंस आर अमाउंट टेकन फ्रॉम ग्रास पे फॉर इनकम टैक्स डिडक्शन, इनकम टैक्स के बदले होती है। ईओबीआई, एम्प्लॉय ओल्ड एज बेनिफिट इंस्टीट्यूट एंड एनी अदर रीजंस एग्रीड बाय एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय। और किसी के अलावा कोई भी चीज जो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बेसिस दोनों जिस पे एग्री होते हैं, जिसमें पेंशन फंड होते हैं, कंट्रीब्यूशन प्रोविडेंट फंड होता है, डिफरेंट टाइप के फंड्स
एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय एग्री हो गए डिडक्शन होती है, और इनकम टैक्स लीगली विदोल्ड हो गई। इसके अलावा ईओबीआई। अब ये सब चीजें आपकी जो माइनस होंगी, टोटल जो सैलरी होगी वो ग्रॉस पे होगी, उसमें से ये सब डिडक्शन होंगी। ये मैंने ऑप्शन में 4 रखे हुए, इसके अलावा 2-3 और ऑप्शन भी हो सकते हैं। इंश्योरेंस, व्हीकल लोन, कोई अगर लोन लिया है वो चीज, वो सब चीजें जो भी आपने एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर जिस बात पे डिडक्शन पे एग्री थी, वो अमाउंट डिडक्शन होगी। और जो अमाउंट एम्प्लॉय को मिलेगा नेट पे इज द ग्रास पे लेस डिडक्शन। लेट सपोज किसी की सैलरी 1 लाख रुपीज है, उसमें 25,000 रुपीज डिफरेंट अलाउंसेस टैक्सेस वगैरह माइनस होकर हो रहे हैं, तो उस बंदे को मिलेंगे कितने? 75,000। उसकी जो सैलरी होगी, एक्चुअल सैलरी, ग्रॉस सैलरी कितनी है? 100,000। डिडक्शन कितनी है? 25,000। अब एम्प्लॉय को मिलेंगे कितने? द एक्चुअल अमाउंट रिसीव बाय द एम्प्लॉय इज अ नेट पे। जो एम्प्लॉय रिसीव कर रहा है उसको कहते हैं नेट पे। Wages and salaries are usually accounted for involving a salaries and wages control account। एक कंट्रोल अकाउंट बनाते हैं जिसके अंदर जो भी आपके पास एक्सपेंसेस है वो आप उसमें रिकॉर्ड कर लें, जब भी पेमेंट होगी उसी से पेमेंट होगी, ताकि आपके पास, और हमेशा आपके पास, once all the entries have been posted, the balance of the salaries and wages control account should be zero। आप जितना उसमें अकाउंट में जितना है सैलरीज एंड वेजेस अकाउंट के अंदर, कंट्रोल अकाउंट में जितना इन कर रहे हैं उतना ही आउट कर रहे हैं, इन एक साथ कर रहे हैं, आउट डिफरेंट चीजों के लिए कर रहे हैं, तो वो अल्टीमेट उसका अमाउंट जो है, बैलेंस जो है वो जीरो हो जाएगा। नाउ सिंपल क्वेश्चंस। Usman Ahmed works for a rice mill at cost accountant as a cost accountant. His basic salary is 75,000 per month with a yearly bonus of rupees 100,000 prorated over 12 months। 75,000 तो उसकी बेसिक सैलरी है, प्लस में उसको 1 लाख रुपए एनुअल मिलता है, जिसको आप 12 मंथ से हर महीने के हिसाब से डिवाइड करके सैलरी में ऐड करेंगे, एंड इंक्लूडेड इन द मंथली सैलरी। मंथली सैलरी में आप इंक्लूड करेंगे। ही पेज अ कंट्रीब्यूशन 8.3% टुवर्ड द प्रोविडेंट फंड। प्रोविडेंट फंड 8.3% पे करेगा, जो अल्टीमेट उसकी सैलरी से, ग्रॉस सैलरी से रिडक्शन होगी, which is allowed as relief against income tax, जिसके ऊपर आपको इनकम टैक्स पे नहीं करना होगा। अब जितनी सैलरी होगी उसके ऊपर आपको 8.33% प्रोविडेंट फंड माइनस करने के बाद जो अमाउंट होगा उस पे इनकम टैक्स पे करेंगे। इनकम टैक्स पे कितना करेंगे? टैक्सेबल पे इज टैक्स्ड एट 6% ऑन फर्स्ट 25,000। जो पहले 25,000 है उसके ऊपर 6,000 बचेंगे, और 25,000 से जितना अमाउंट ज्यादा है उसके ऊपर द रिमेनिंग अमाउंट इज टैक्स्ड एट 8.5%। जितना जो एडिशनल अमाउंट है 25,000 से ज्यादा, उसके ऊपर 8.5% डिडक्शन होगा। अब इस बंदे की सैलरी कितनी है? 75,000, और एनुअल बोनस कितना मिल रहा है? 100,000। 100,000 फॉर द 12 मंथ। पर मंथ कितना होगा? 8,333 रुपीज। तो इस बंदे की जो टोटल ग्रॉस सैलरी पर मंथ है वो है 83,333 रुपीज। अब इसमें डिडक्शन कितनी होगी? प्रोविडेंट फंड डिडक्शन होगी जो इसकी बेसिक सैलरीज है। क्वेश्चन के अंदर मेंशन था बेसिक सैलरी के 8.33%, वो अमाउंट आपके पास हो रहा है 6,248 रुपीज। इसके अलावा टैक्स, अब टैक्स के लिए वर्किंग गिवन है, टैक्स का अमाउंट ये कहां से आया? 5,927। अब ये टोटल आपने डिडक्शन की है 12,175 रुपीज, किससे? 83,000 से। अब जो 75,000 है वो बेसिक सैलरी है, 83,000 आपकी ग्रॉस सैलरी है, 12,175,000 वो ये आपकी डिडक्शन से। और नेट पे कितना एम्प्लॉय को, मिस्टर जो आपका एम्प्लॉय है उसको कितना मिलेगा? 71,158 रुपीज। अब आपके पास इसकी जनरल एंट्रीज किस तरीके से होंगी? जनरल एंट्रीज से पहले हम टैक्स की कैलकुलेशन कर लें। टैक्स आपके पास अमाउंट है, ग्रॉस सैलरी से 83,333 माइनस प्रोविडेंट फंड आपने माइनस किया 6,284, जिसपे टैक्स नहीं लगना था, टैक्स रिलीफ था, वो आपने माइनस किया। अब टैक्स रिलीफ को माइनस किया तो आपके पास
जो टैक्सेबल इनकम है वो है 77,085। अब 77,085 में 25,000 के ऊपर आपका जो टैक्स लगेगा वो तो होगा 6%, और 77,085 से 25,000 माइनस करने के बाद जितना भी अमाउंट बचेगा उस पर 8.5% आप मल्टीप्लाई 8.5% टैक्स कैलकुलेट करेंगे, तो टोटल आपके पास जो अमाउंट आएगा टैक्स का 5,927 रुपीज। अब इनकी इंट्रीज कैसे होगी? आपका जो टोटल एक्सपेंस है, सैलरीज एक्सपेंस, एक्सपेंस डेबिट, सैलरीज एंड कंट्रोल अकाउंट क्रेडिट 83,000। इसके बाद आपके पास है 83,000, आपको एक्सपेंस आपने रिकॉर्ड कर लिया, आपने पुट कर दिया ये पूरे 83,000 कंट्रोल अकाउंट में। अब कंट्रोल अकाउंट से आपको पे भी करना है, सैलरीज एंड वेजेस कंट्रोल अकाउंट डेबिट, डेबिट हो गया। अब प्रोविडेंट फंड आपको पे करना है कितना, 6,248 रुपीज। इनकम टैक्स पेएबल अकाउंट में ये आपकी लाइबिलिटीज है, आपने एक प्रोविडेंट फंड वालों को पे करना है, एक इनकम टैक्स के बदले पे करना है, एक सैलरीज एम्प्लॉइज के लिए आपको पे करना है, सैलरीज पेएबल अकाउंट क्रेडिट। अब आपका एक्सपेंस कितना था 83,000, अब उसमें से एम्प्लॉइज को पे कितना कर रहे हैं 71,000, ये आपने लाइबिलिटीज रिकॉर्ड कर दी। अब जिस तरीके से आप पे करेंगे, पेमेंट लाइबिलिटी डेबिट्स, लाइबिलिटीज डिक्रीज होगी, लाइबिलिटी डेबिट्स बैंक क्रेडिट। अब हमने तीनों अकाउंट एक साथ कर दिया, तीनों अकाउंट आपने पेमेंट कर दी, लाइबिलिटीज डेबिट्स बैंक क्रेडिट। बेसिकली एक्चुअल ये जनरल एंट्रीज के तक तो सही है बुकिश नॉलेज में, एक्चुअली प्रैक्टिकल लेवल पे ये जो लाइबिलिटीज है, प्रोविडेंट फंड आपकी रिडक्शन के बाद 21 डेज में पे होता है, इनकम टैक्स 14 डेज में पे होता है, एम्प्लॉइज विद इन 2 डेज आप पे करते हैं, विद इन, हर कंपनी की पॉलिसी होती है 2 तारीख को सैलरीज दे रहे हैं, फिर 5 को दे रहे हैं, 10 को दे रहे हैं, तो ये टाइमली डिफरेंट होगा, मगर हर किसी की इंडिविजुअल एंट्री सेम होगी। लाइबिलिटीज डेबिट बैंक क्रेडिट, दिस इज ऑल अबाउट इसका टी अकाउंट। आपने रिकॉर्ड करके सैलरीज एक्सपेंस डेबिट, सैलरीज एंड वेजेस कंट्रोल अकाउंट क्रेडिट, प्रोविडेंट फंड पेएबल क्रेडिट, सैलरीज एंड वेजेस डेबिट्स, इनकम टैक्स पेएबल क्रेडिट, सैलरीज एंड वेजेस डेबिट्स, सैलरीज पेएबल डेबिट्स, सॉरी सैलरीज पेएबल क्रेडिट, सैलरीज एंड वेजेस कंट्रोल अकाउंट क्रेडिट, सैलरीज एंड वेजेस कंट्रोल अकाउंट डेबिट, सैलरीज पेएबल क्रेडिट 83,300। ये आपके कंट्रोल अकाउंट अब डेबिट क्रेडिट मैच हो गया, कोई बैलेंस सीडी कैरी फॉरवर्ड वगैरह नहीं है, तो ये आपका अकाउंट क्लोज हो गया। अब ये दिस इज ऑल अबाउट पेरोल अकाउंट। पेरोल अकाउंट बेसिकली फंडामेंटल फाइनेंशियल अकाउंटिंग का सबसे मेरे नजर में इजीएस्ट टॉपिक है, जो एमसीक्यू से रिलेटेड तो लाजमी क्वेश्चन आता है, कभी भी लॉन्ग क्वेश्चन में एमटीक्यूज में कभी भी नहीं आता। होप इट्स क्लियर। इफ यू हैव एनी क्यूरी feel free to contact confusion questions, you can write in the comments. Okay, love face.